हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड के कुछ महत्वपूर्ण आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। किस सब्जेक्ट के रहेंगे? ये आपके समकालीन भारतीय शिक्षा, कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, यह बीएड का ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन सब्जेक्ट है। फ़र्क ये है कि कहीं पर ये किसी यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में है और किसी यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर में है। लखनऊ में यह सब्जेक्ट आपका बीएड फोर्थ सेमेस्टर में है। बीएड फोर्थ सेमेस्टर का लखनऊ का जो एग्ज़ाम है वह आपका 12 तारीख को लगा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमने 5 क्वेश्चंस पहले करा दिए हैं एंड 6 क्वेश्चंस ये हम डिस्कस करेंगे, तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, टॉप 11 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। बाकी चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर टॉप 6 लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। पेड कंटेंट वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड करा दी गई है। इसमें पहले हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आज ये हमारे 6 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग पर टिप्पणी लिखते हुए इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। पहले तो आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या है उस पर अपनी राय देनी है, यानी कि उस पर टिप्पणी लिखनी है एंड उसके बाद उसके गुण बताने हैं, दोष बताने हैं। आइए देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सबसे पहले उच्च शिक्षा के सुधार के लिए आयोग गठित करने की सिफारिश की थी। वेरी गुड, किसने की थी? ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सबसे पहले उच्च शिक्षा के सुधार के लिए आयोग गठित करने की सिफारिश की। रिजल्ट ये रहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन भी हुआ। उसके पश्चात केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सन 1948 में माध्यमिक शिक्षा की जांच करके आवश्यक सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक अन्य आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की थी। क्या किया? माध्यमिक शिक्षा की जांच करके और फिर उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हेतु एक अन्य आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की, किंतु किन्हीं कारणों से ये काम न हो सका और 3 वर्ष के बाद 1951 में बोर्ड ने पुनः अपने इस सिफारिश को दोहराया। अब तक सरकार ये भी अनुभव कर चुकी थी कि शिक्षा के सभी क्षेत्र प्रगति के पथ पर हैं। शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी प्रगति के पथ पर हैं, उन्नति के पथ पर हैं। केवल माध्यमिक शिक्षा जो है वही पिछड़ रही है, वही उपेक्षित है। फिर हुआ क्या? सरकार ने सितंबर 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा जो पिछड़ रही थी, जिसकी उपेक्षा हो रही थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस पर काम करने के लिए, शिक्षक की उन्नति के लिए क्या हुआ कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ओके, और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जिसके अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या थी? आइए क्वालिटीज़ पर एक नज़र डालते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नवीन अवधारणा व व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा। देखिए, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के परंपरागत संकल्पना को व्यापक बनाते हुए उसे एक पूर्ण शैक्षिक इकाई के रूप में स्वीकार किया। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की परंपरागत संकल्पना को व्यापक बनाते हुए उसे एक पूर्ण शैक्षिक इकाई के रूप में स्वीकार किया और शिक्षा व्यवस्था में केंद्र सरकार की भागीदारी पर भी बल दिया गया कि जो भी शिक्षा व्यवस्था है उस पर केंद्र सरकार की भी भागीदारी रहेगी। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य पर जोर दिया गया। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यापक उद्देश्य प्रस्तुत किए और छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास पर बल दिया। यानी कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। बच्चे का शारीरिक विकास हो, बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूलों व ग्रामीण स्कूलों की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट में बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की जो भी रिकमेंडेशंस थी वो समय की आवश्यकता के बिल्कुल अनुकूल थी। इसके साथ ही ग्रामीण स्कूलों की स्थापना भी भारत जैसे कृषकों के देश के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। जो हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, इसके लिए स्कूलों में, यानी कि ग्रामीण में स्कूलों की स्थापना
बहुत उपयुक्त थी और जरूरी भी थी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, इस पर जोर दिया गया। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, बच्चे को जो भी माध्यमिक शिक्षा दी जाए उसका माध्यम मातृभाषा हो, यानी कि बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में सिखाइए। जो यथार्थ के धरातल पर लिया गया निर्णय है, जो हमारे देश के लिए हितकर भी है। चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल दिया गया। आयोग ने चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल दिया कि बच्चे का जो है कैरेक्टर जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका चरित्र निर्माण होना चाहिए, और अनुशासन पर भी बल दिया। इनकी प्राप्ति के लिए ठोस सुझाव भी दिए गए। इस तरह एक लंबे समय से चली आ रही अनुशासनहीनता की समस्या को सुलझाने का प्रयास माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किया। निरीक्षण व पर्यवेक्षण प्रणाली के संबंध में ठोस सुझाव दिए गए। आयोग ने विद्यालयों के उचित रखरखाव और शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के लिए निरीक्षण व पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और इस दिशा में सार्थक सुझाव भी दिए। व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ। आयोग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को आधुनिक युग में प्रगति के लिए आवश्यक मानते हुए आयोग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को आधुनिक युग में प्रगति के लिए आवश्यक मानते हुए इससे संबंधित अनेक ठोस और व्यवहारिक सुझाव भी दिए। ठीक है, तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ थी। जो हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसकी ये कुछ क्वालिटीज़ थी जिनको हमने समझा। अब बात करेंगे इसके अंदर कमियां क्या थी, इसके दोष क्या थे। देखिए दोष क्या थे। माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन रहा। आयोग ने एक और 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की। आयोग ने एक तरफ तो 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की, तो दूसरी ओर कक्षा 6, 7, 8 को निम्न माध्यमिक और कक्षा 9, 10, 11 को उच्च माध्यमिक वर्ग में बांटकर कुछ 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की। समझिए, आयोग ने एक तरफ क्या किया, 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की, और दूसरी ओर 6, 7, 8 को किस में कर दिया, निम्न माध्यमिक, और 9, 10, 11 को उच्च माध्यमिक वर्ग में बांट करके कुछ 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की। ये दोनों बातें क्या हो गई, अस्पष्ट हो गई। ये इसका दोष था, इसकी कमियां थी। एक तो जो इसकी पाठ्यचर्या थी वो बोझिल थी। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं और कुल मिलाकर 8 विषयों के अध्ययन से माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या बोझिल बन गई थी। 3 भाषाओं को शामिल कर दिया गया और 8 विषय डाल दिए गए, जिसके कारण जो पाठ्यचर्या थी, जो सिलेबस था, वो बोझिल हो गया, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। पाठ्यक्रम के विविधीकरण का आधार स्पष्ट नहीं था। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के लिए 7 वर्गों का निर्माण किया और 7 वर्गों के लिए कुछ विषय समान रखे और भिन्न भिन्न वर्गों के लिए अलग अलग उसको रखा गया। कुछ ऐच्छिक विषयों को 2 या 2 से अधिक वर्गों में भी रखा गया। इस प्रकार ऐच्छिक विषयों का विभिन्न वर्गों में किया गया विभाजन वर्तमान युग के लिए उचित नहीं था। गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में सुझाव दिए गए। आयोग द्वारा गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में दिए गए सुझाव भी आशा से अधिक काल्पनिक है। इनमें मौलिकता का अभाव झलकता है। पाठ्यपुस्तक समिति में उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति। पाठ्यपुस्तकों के चयन के लिए गठित समिति के संबंध में उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति अव्यवहारिक सुझाव प्रतीत होती है, क्योंकि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस प्रकार विद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तकों की अनुकूलता का मूल्यांकन कर सकता है। तो ये सभी इसकी जो थी वो कमियां थी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था, माध्यमिक शिक्षा आयोग से रिलेटेड था। ठीक है, बहुत आसान भाषा में हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रतिपादित जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसको स्पष्ट करना है। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। देखिए इसको समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मूल मंत्र यह है कि निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना जाति पाति, धर्म, स्थान या लिंग भेद के बिना लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। क्या हो, जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसका मूल मंत्र यही है कि निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को एक लेवल निश्चित होना चाहिए, जहां तक हर शिक्षार्थी को बिना जाति-पाति, बिना धर्म, बिना स्थान, बिना लिंग भेद के बिना लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। जाति-पात के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, स्थान या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त
करने के लिए सरकार उपयुक्त रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। ये थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये जरूरी है कि सारे देश में एक ही प्रकार की शैक्षिक संरचना हो। जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसमें यह कहा गया है कि पूरे देश में एक ही प्रकार की शैक्षिक ढांचा होना चाहिए। जैसे 10+2+3 को के ढांचे को पूरे देश में स्वीकार कर लिया गया है। इस ढांचे के पहले 10 वर्षों के संबंध में यह प्रयत्न किया जाएगा कि इसका विभाजन इस प्रकार हो, प्रारंभिक शिक्षा में 5 वर्षों का प्राथमिक स्तर हो, 3 वर्षों का उच्च प्राथमिक स्तर और उसके बाद 2 वर्ष का हाई स्कूल होना चाहिए। तब जाकर के हमारे ये 5-10 साल पूरे होते हैं। 5, 3, 8 और 2, तो ये 10 साल का ये वाला पोर्शन निपट जाएगा। ओके। भारत ने विभिन्न देशों में शांति और आपसी भाईचारे के लिए सदा प्रयत्न किया है और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को संजोया है। इस परंपरा के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का प्रयास ये होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण मजबूत होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को भी भावना बढ़नी चाहिए। अगला एक पॉइंट कहता है कि समानता के उद्देश्य को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सभी को शिक्षा का समान अवसर ही उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने का अवसर भी दिया जाएगा या प्रदान किया जाएगा। समानता के उद्देश्य को सरकार बनाने के लिए समानता के उद्देश्य को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सभी को शिक्षा का समान अवसर ही उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने का अवसर भी दिया जाएगा कि बालक जो है शिक्षा में सफलता प्राप्त करे। अतः राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल और जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रहों और कुंठाओं को समाप्त कर दिया जाए। ओके, आगे बात करेंगे। प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर तय किया जाएगा। हर स्टेज पर जो शिक्षा दी जा रही है उसका लेवल यानी कि न्यूनतम लेवल क्या होगा वो तय किया जाएगा। ऐसे उपाय भी किए जाएंगे कि विद्यार्थी देश की विभिन्न भागों की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था को समझ सके। उच्च शिक्षा, सामान्य और खास तौर से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले प्रत्येक छात्र को बराबर के मौके दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो बालक तकनीकी शिक्षा, जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, उसको उस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर अध्ययन करने की भी सुविधा बालक को दी जाएगी। वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का एक मूलभूत लक्ष्य है। आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का एक मूलभूत लक्ष्य है और सार्वजनिक साक्षरता उसका अभिन्न पहलू है। युवा वर्ग गृहिणियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि के अपनी पसंद एवं सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय 2020 क्यों लाई गई, एनईपी 2020 क्यों लाई गई, इसके पीछे क्या इसके उद्देश्य हैं, आइए उनको समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। क्या जो एनईपी 2020 है उसको 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई। इस नीति के द्वारा विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते भी खुल गए हैं। ये जो नीति है वो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 सतत विकास लक्ष्य SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास के एजेंडे को अपनाया गया है, जिसके अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने के लक्ष्य को भी ध्यान में रखा गया है। सबके लिए आसान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधार स्तंभों पर निर्मित ये शिक्षा नीति विकास के एजेंडे 2030 के अनुकूल है।
इसका उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक शक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। हर बालक में अपनी अलग जो है उसकी रुचि योग्यता क्षमता होती है, अद्वितीय क्षमता होती है, सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उन क्वालिटीज़ को, उसके गुणों को, उसकी क्षमताओं को बाहर लाने का काम करेगी NEP 2020। पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ बिंदु हैं। जैसे इसके अध्यक्ष कौन थे? पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। समिति का नाम कस्तूरी रंगन समिति है। समिति का गठन जून 2017 में किया गया और मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। मंजूरी 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी मिली। और शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। NEP 2020 के पीछे उद्देश्य क्या है, इन उद्देश्यों को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, समानता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य भी रखा गया है। ई-लर्निंग पर जोर देकर पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता को कम भी किया जाना है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो आपने जो NEP 2020 है इसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया। इसके अध्यक्ष कौन थे, समिति का नाम क्या था, गठन कब हुआ, मंजूरी कब मिली, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके क्या से क्या कर दिया गया, उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है चार्टर अधिनियम 1813 क्या है। आइए इसकी बात करते हैं। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र को विस्तृत करती जा रही थी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो उसका जो अधिकार क्षेत्र था वो उसको और ज़्यादा ब्रॉड करती जा रही थी, ब्रॉड यानी कि विस्तृत करती जा रही थी, बढ़ाती जा रही थी। और अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने 20 वर्ष के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया था। 20 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए, 20 वर्ष के लिए उसने ब्रिटिश सरकार से अपना आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया था। ये जो आज्ञा पत्र था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रत्येक 20 वर्ष के उपरांत पुनरावर्तन अथवा नवीनीकरण के लिए भेजा जाता था। यानी कह सकते हैं उसको अपडेट करने के लिए भेजा जाता। कुछ चीज़ें हटाई जाती थी, कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाती थी, इसलिए भेजा जाता था। 1793 में जब कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन हेतु फिर से अपडेट होने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, तब उसके सदस्य रॉबर्ट विल्बर फोर्स ने चार्ल्स ग्रांट और ईसाई मिशनरियों का समर्थन करते हुए ये प्रस्ताव रखा कि आज्ञा पत्र में, क्या प्रस्ताव रखा कि आज्ञा पत्र में एक ऐसी धारा जोड़ दी जाए जिससे ईसाई मिशनरियां भारत में आसानी से आ जा सकें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। ऐसा प्रस्ताव रखा गया। चार्ल्स ग्रांट और ईसाई मिशनरियों का समर्थन करते हुए रॉबर्ट विल्बर फोर्स ने यह प्रस्ताव रखा कि आज्ञा पत्र में एक ऐसी धारा जोड़ दी जाए जो ईसाई मिशनरियां हैं वो भारत में आसानी से आ जा सकें, अपने धर्म का प्रचार कर सकें। किंतु वहीं के एक सदस्य रेंडल जैक्सन ने इसका विरोध किया कि नहीं, ये गलत है, और इस कारण से यह प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं हो पाया। किंतु इंग्लैंड की मिशनरियां चार्ल्स ग्रांट के नेतृत्व में बराबर ये मांग करती रही कि मिशनरियों को भारत जाने और वहां ईसाई धर्म और शिक्षा का प्रसार करने की खुली छूट दी जानी चाहिए। इस मांग को तब सफलता प्राप्त हुई जब 1793 में 20 वर्ष बाद 1813 में कंपनी का आज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु पुनः ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जब 1793 के बाद 20 वर्ष बाद जब 1813 में पत्र फिर से अपडेट होने के लिए आया, तब क्या हुआ, इस बार अधिकतम सदस्यों ने मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे
आंदोलन का समर्थन किया। वास्तव में यह आज्ञा पत्र भारतीयों के लिए अत्यंत संदेहजनक व विवादास्पद था और एक विद्वान ने इसके बारे में कहा है कि भारत के लोग ये समझते थे कि कंपनी के चार्टर की पुनरावृत्ति एक प्रकार से भारत का 20 वर्ष के लिए ठेके पर दे देना ही था, यानी कि वो जो 20 वर्ष का पूरा एक कह सकते हैं एग्रीमेंट होता था, वो एक तरीके से ठेके पर देना होता था कि 20 वर्ष के लिए हमने ठेके पे दे दिया। अब आगे पॉइंट कहता है, देखिएगा, इस नवीन आज्ञा पत्र में 3 नई धाराएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपया भारत में विद्या प्रसार के लिए रखा गया और इस शैक्षिक विकास में नाम मात्र का दिखावटी योगदान प्रदान किया गया। यह धन साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए तथा भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए और अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए निर्धारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश शासित प्रदेशों में शिक्षा के प्रसार की पूर्णतः छूट मिल गई एंड यूरोपीय देश की किसी भी मिशनरी को भारत में प्रवेश की ईसाई धर्म, संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार की अब पूर्णतः अनुमति भी प्राप्त हो गई थी। इस आज्ञा पत्र की भ्रामक और संदेहास्पद भाषा के कारण जिस 1 लाख रुपए की रिकमेंडेशन की गई थी उसके खर्च का स्पष्ट आधार प्राप्त नहीं हो सका कि आखिर वो खर्च कहाँ हुआ, क्योंकि आज्ञा पत्र में इसके खर्च से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देशों का पूर्णतया अभाव था। कंपनी को भारत में शिक्षा प्रसार का अधिकार तो अवश्य प्राप्त हो गया था, किंतु भारतीय भाषा, साहित्य, निवासी आदि की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी। इन समस्त भ्रामक परिस्थितियों ने एक विवाद को जन्म दिया जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा गया। ठीक है, तो आपने इस जो 1813 का ये जो चार्टर अधिनियम था इसको आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, वुड के घोषणा पत्र के विषय में विस्तार से बताइए कि वुड का घोषणा पत्र क्या था। ठीक है, पहले वुड के घोषणा पत्र के बारे में जानेंगे, फिर उनके गुण और दोष के बारे में जानेंगे। देखिए, वुड के घोषणा पत्र के विषय में विस्तार से बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की नियंत्रक संस्था थी। ब्रिटिश सरकार प्रत्येक 20 साल के बाद नया आज्ञा पत्र जारी करती थी और यह आज्ञा पत्र 1763 ईस्वी से प्रारंभ हुए और प्रत्येक 20 वर्ष के उपरांत कुछ संशोधन के उपरांत ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्सेप्ट के उपरांत नए आदेश लागू कर दिए जाते थे। इसी सीक्वेंस में 1854 के राजपत्र के लिए भी ब्रिटिश संसद में विचार किया और इस काम के लिए 1853 में ब्रिटेन में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने विषय पर गंभीरता से विचार किया और 19 जुलाई सन 1854 में निदेशक परिषद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उस पर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। ठीक है, उस समय सर चार्ल्स वुड जो थे वो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। अतः ये जो रिपोर्ट थी वो वुड के घोषणा पत्र के नाम से क्या हुई, प्रसिद्ध हुई। ये जो वुड का घोषणा पत्र था इसके कुछ गुण थे, कुछ दोष भी थे। दोष यानी कि उसकी लिमिटेशंस। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र ने वास्तव में भारतीय दिशाहीन और शिक्षा व्यवस्था को एक सटीक दिशा प्रदान की। भारत की जो दिशाहीन शिक्षा व्यवस्था थी, जिसकी कोई सही डायरेक्शन नहीं थी, उसको उसने एक सटीक डायरेक्शन प्रदान की, एक सही दिशा दी। किसने? वुड के घोषणा पत्र ने। इस प्रकार वुड के घोषणा पत्र की कुछ क्वालिटीज। नंबर 1, आधुनिक भारतीय शिक्षा का स्तंभ है। वुड का घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार है। वुड का जो घोषणा पत्र है वो आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार है, क्योंकि इस व्यवस्था में अनेक ऐसे प्रावधान थे जो आज भी आधुनिक शिक्षा में विद्यमान हैं। अतः इसे भारतीय शिक्षा का स्तंभ कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। एंड नेक्स्ट वन इज शिक्षा विभाग की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा की गई और इसकी सहायता से शैक्षिक विकास में महान योगदान भी दिया गया। छात्रवृत्तियों का प्रावधान। इस घोषणा पत्र में निर्धन छात्रों की छात्रवृत्तियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। जो गरीब बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति, उनके लिए भी व्यवस्था की गई। सहायता अनुदान प्रणाली। इस घोषणा पत्र में सहायता अनुदान प्रदान करने की संस्तुति कर यानी कि रिकमेंडेशन करके साधन विहीन शैक्षिक संगठनों को सुचारू रूप से चलने में सहयोग प्राप्त हुआ। स्त्री शिक्षा और जन शिक्षा का प्रसार। इस पत्र में स्त्री शिक्षा व जन शिक्षा के विकास के लिए नए कदम उठाए गए
और इन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से विचार भी किया गया और निस्सिंदन सिद्धांत के विपरीत था। इस घोषणा पत्र में मैकाले द्वारा जो निस्सिंदन सिद्धांत घोषित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि शिक्षा छिन छिन करके नीचे आएगी, जनसाधारण तक पहुंचेगी, उसको नकार करके उसके विपरीत सभी वर्गों की शिक्षा के विकास की संस्तुति करके अत्यंत साहसिक काम किया गया। मुसलमानों की शिक्षा पर बल। इस पत्र में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक प्रबंध किए गए थे एंड व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। इस घोषणा पत्र में आर्थिक उन्नति के लिए व्यावसायिक और रोजगारपरक शिक्षा की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया। ये कुछ इसकी क्वालिटीज़ थी। अब दोष की बात करेंगे, कमियां क्या क्या थी। वुड के घोषणा पत्र में कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। मैकाले की नीति का अप्रत्यक्ष रूप से अनुसरण किया गया। इस घोषणा पत्र में पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसके डेवलपमेंट के साथ जो देशज भाषाओं और ज्ञान को भी स्थान दिया गया, लेकिन प्राथमिकता पाश्चात्य ज्ञान को ही दी गई, यही इसका दोष था। अतः अप्रत्यक्ष रूप से मैकाले की ही नीति का अनुसरण किया गया। लाल फीताशाही का आरंभ हुआ। शिक्षा में एक विभाग की स्थापना व कर्मचारियों की नियुक्ति से इस क्षेत्र में लाल फीताशाही का श्रीगणेश हो गया। अनुदान की कठोर शर्तें। सहायता अनुदान को लागू तो अवश्य कर दिया गया, किंतु इसकी शर्तें इतनी कठोर थी कि प्राच्य विद्यालय इनका लाभ कम ही उठा सके थे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया। शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर माध्यम अंग्रेजी व भारतीय दोनों भाषाओं को रखा गया, किंतु उच्च स्तर पर माध्यम केवल अंग्रेजी को ही अनिवार्य कर दिया गया, ये भी इसकी एक कमी थी। धार्मिक असहिष्णुता पर भी बल दिया गया। प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में बाइबल की प्रतियां अनिवार्य रूप से रखने का आदेश दिया। क्या किया? प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में जो बाइबल था उसकी प्रतियां रखने का निर्देश दिया गया और ईसाई मिशनरियों को अपने विद्यालयों में धर्म की शिक्षा प्रदान करने की छूट दे दी गई। नौकरियों में भी भेदभाव किया गया। इस घोषणा पत्र में शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने की बात कही गई, किंतु इसमें वरीयता मुख्य रूप से अंग्रेजी जानने वाले को ही दी गई। भेदभाव किया गया। तो ये इसके कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी वुड के घोषणा पत्र की। अब हम बात करेंगे गोखले का प्रस्ताव क्या था 1910 और गोखले का बिल क्या था 1911। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं गोखले के प्रस्ताव 1910 की, फिर बात करते हैं गोखले का बिल 1911 की, और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कोठारी आयोग के त्रिभाषा सूत्र पर सुझाव दीजिए। देखिए तो गोखले का जो प्रस्ताव था 1910, गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च 1910 को केंद्रीय विधानसभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो प्रस्ताव पेश किया वह इस प्रकार था। क्या था उसमें? 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा था प्राथमिक शिक्षा का जो भी खर्च हो वो स्थानीय संस्थाएं और सरकार 1:2 के अनुपात में वहन करे। एंड प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाए। बजट में प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, इसमें केंद्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की जाए जो प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजनाएं बनाए। ठीक है, ये कुछ इनके प्रस्ताव थे गोखले के, जो कि इन्होंने जो पेश किया था प्रस्ताव 19 मार्च 1910 को। केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत करते हुए कहा था, ये सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए और इस विषय में निश्चित प्रस्तावों का निर्माण करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों को एक कायक जो है संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। तो इस तरीके से इनका ये प्रस्ताव गोखले का प्रस्ताव 1910 था। हालांकि ये और भी लंबा है लेकिन हमने इनको यहाँ पे शॉर्ट करके आप तक पहुँचाया है। आगे बात करते हैं गोखले का बिल 1911। गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में अपना एक विधेयक प्रस्तुत किया था। कब? 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में अपना एक विधेयक प्रस्तुत किया था गोखले ने। इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना था। विधेयक जो प्रस्तुत किया था, इन्होंने प्रस्तावित किया था, उससे संबंधित कुछ सुझाव थे।
जैसे भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। एंड प्रारंभ में यह नियम उन्हीं छात्रों में लागू किया जाए जिनमें बच्चों का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इस प्रतिशत को एक निश्चित करने का अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल को होना चाहिए। स्थानीय निकायों को यह अधिनियम लागू करने से पूर्व प्रांतीय सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले यह अधिनियम बालकों की शिक्षा के लिए लागू किया जाएगा, उसके बाद बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी लागू होगा। इस शिक्षा पर होने वाले खर्च को स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें 1:2 के अनुपात में वहन करेंगी। स्थानीय निकाय यदि उचित समझें तो अपने क्षेत्र में शिक्षा कर लगा सकते हैं। 10 रुपये प्रति माह से कम आय वाले जितने भी अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनके बच्चों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ये जो गोखले का बिल था 1911, उससे उनका ये जो उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था उससे संबंधित कुछ सुझाव थे। ठीक है, गोखले के विधेयक में निहित ऊपर जो भी अंकित सुझाव हैं स्पष्ट एवं सरल साधारण थे। अतः अत्यंत शिष्ट और विनम्र भाव से गवर्नर जनरल का ध्यान आकर्षित करते हुए अपना भाषण इन शब्दों में समाप्त किया। श्रीमान जी, संक्षेप में मेरा यह संपूर्ण विधेयक है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की यात्रा के प्रथम चरणों के संबंध में सुझाव देने का यह लघु एवं तुच्छ प्रयास है। ऐसा उन्होंने अपना कहकर के भाषण को समाप्त किया। तो ये विधेयक जो है प्रस्तावित किया था गोखले ने 1911 में। ठीक है, तो ये आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब बात करते हैं कोठारी आयोग के त्रिभाषा सूत्र पर क्या सुझाव देना है। मुदालिया शिक्षा आयोग ने भाषा के संबंध में द्विभाषा सूत्र का सुझाव दिया था। मुदालिया शिक्षा आयोग ने भाषा के संबंध में द्विभाषा सूत्र का सुझाव दिया था, जिसमें अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा की गई थी। किसकी? अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा की गई थी, जिसका अंग्रेजी समर्थकों ने विरोध भी किया था। और 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा चलती रहने की बात को लेकर हिंदी समर्थकों ने अंग्रेजी का विरोध किया। इन परिस्थितियों में भाषा संबंधी विवाद को अंतिम रूप से सुलझाने के लिए सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने त्रिभाषा सूत्र को प्रस्तावित किया, जिसे कुछ परिवर्तन के साथ प्रतिपादित किया गया था। इस त्रिभाषा सूत्र की कुछ बातें प्रमुख थी, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, अंग्रेजी या अन्य कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा हो, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए तथा अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए। ये इस त्रिभाषा सूत्र की प्रमुख बातें थी। इस भाषा सूत्र के अनुसार बालक को 3 भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, जिसके कारण इसको त्रिभाषा सूत्र कहा गया। इसके कुछ दोष भी थे, आइए इन दोष को समझते हैं। देखिए, माध्यमिक स्तर पर बालक का पाठ्यक्रम अत्यंत बोझिल बन गया था, क्योंकि उसे अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों के अलावा 3 भाषाएं और भी पढ़नी पड़ेंगी। नए त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत छात्र विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को वैकल्पिक विषय के रूप में स्वीकार करे तो विद्यालय के लिए विभिन्न भाषाओं के अध्ययन कराने की व्यवस्था कराना संभव न हो सकेगा। यदि भाषाओं के पठन पाठन की योजना तैयार की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनकी उपलब्धता तक समस्या बनेगी। एंड इस त्रिभाषा सूत्र को अगर व्यवहार में लाया जाता है तो धन और समय की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। तो इस तरीके से आपने इस जो है कोठारी आयोग का जो त्रिभाषा सूत्र था उसको भी समझ लिया। तो आज की इस क्लास में हमने कितने 6 क्वेश्चंस के कंप्लीट किए हैं। समकालीन भारतीय शिक्षा के 5 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर चुके हैं, 11 क्वेश्चंस हो गए। कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस आपको करा दिए जाए। क्लास कैसी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।